इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक सेकंड ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट, दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अभी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो हम इसको बात करेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। बेसिक मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के अंदर कितनी मेथड एक्चुअली एप्लीकेबल होती है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। हमारा आज का टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और क्योंकि ये हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का फर्स्ट है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसमें हम बात करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो अगर हम पहले इसके मीनिंग की और इसके कंसेप्ट की बात करें, तो ये जो वर्ड है हमारा कौन सा, डिस्पर्शन, ठीक है। डिस्पर्शन को अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखने जाएंगे या इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मीनिंग होता है फैलाना या फैलाव या तितर बितर कर देना किसी चीज को, ठीक है। देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं कि मींस जो चीज ज्यादा एरिया कवर करती है, ज्यादा वास्ट एरियाज में फैली होती है, वो उतनी ज्यादा डिस्पर्स होती है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे हाथ में कोई ग्रेन आपको दे दिया गया कि भाई आपके यहाँ पर कुछ परिंदे हैं, कोई कबूतर है, उनके लिए आप ये ग्रेन को डालो। तो उसको डालने का एक तरीका क्या होता है कि हमने पूरा ग्रेन लिया, मान लो लेट्स सपोज बाजरा है या ज्वार, जो भी आपने लिया, उसको लेकर के आपने एक जगह पर मुट्ठी बांधकर ऐसे फ्लोर के पास में ले जाकर के रख दिया। अब होगा जैसे ही आप उसको रख देंगे तो वो क्या होगा, मुश्किल से इतनी जगह के अंदर ग्रेन आ जाएगा, क्योंकि आपने मुट्ठी बांध करके ऐसे रख दिया, ठीक फाइन। इसका एक तरीका आपने देखा होगा जो लोग अक्सर करते हैं, जो वो क्या करेंगे, जैसे ही आपने ग्रेन हाथ में लिया और आपने देखा कि बड़ी जगह है, तो आप क्या करते हैं, इसे फेंक देंगे, ठीक है। जैसे ही आप उसको फेंकेंगे तो ग्रेन जो होता है वो बहुत ज्यादा जगह के अंदर क्या होता है, फैल जाता है। बस अब देखिए ये कम जगह इसने ऑक्यूपाई की तो ये कम डिस्पर्स है, और यहां पर ज्यादा डिस्पर्शन है। जितना ज्यादा एरिया ये ऑक्यूपाइड करेगा, जितनी ज्यादा जगह ये घेरेगा, उसमें उतना ज्यादा डिस्पर्शन होगा। इसको अगर हम टेक्निकली बोले तो टेक्निकली डिस्पर्शन इज कॉल्ड एज वेरिएशन। जो जितना वैरी होगा, ठीक है, टेक्निकली। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दिया जिससे आपको समझ आए कि भाई जितना ज्यादा फैलाव होगा उतना ज्यादा डिस्पर्शन होगा। इसे ही टेक्निकली अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपका जो वेरिएबल होगा, जो डेटा होगा, वो जितना ज्यादा फैला हुआ होगा उतना ज्यादा उसके अंदर डिस्पर्शन होगा, उतना ज्यादा उसके अंदर वेरिएशन होगा। वैरी जितना ज्यादा करेगा। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको एक बात बताऊं कि डिस्पर्शन का भाई आप फैलाव की बात क्यों कर रहे हैं सर। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें आप बोलते थे कि हमें सेंट्रल वैल्यू निकालना है, और मेजॉरिटी जो डेटा होता है वो सेंट्रल वैल्यू के आसपास ही घूमता है, ठीक है। मींस आप एक तरफ उसको सेंट्रलाइज कर रहे थे और अब इस चैप्टर में आप उसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, कितना फैलावा है उसके अंदर वो देख रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, स्टैटिस्टिक्स में जितना इंपॉर्टेंस सेंट्रल टेंडेंसी का है, वैसी इंपॉर्टेंस उसका डिस्पर्शन का या वेरिएशन का भी है। होता यह है कि स्टैटिस्टिक्स में जो मेजरमेंट करते हैं उसके 3 ऑर्डर्स होते हैं। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट, सेकंड ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो बिल्कुल बेसिक लेवल का होता है और बेसिक पर्पस से किया जाता है, जिसमें हमारी सेंट्रल टेंडेंसी आ जाती है, मीन आता है, मीडियन आता है, मोड आता है, जो क्या करती है, किसी भी एक सीरीज की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज होती है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट है, और हम यहां से बहुत सारा डेटा कंक्लूड करते हैं। जैसे लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि मान लें एक स्कूल है, उसमें किसी एक क्लास के 3 सेक्शंस है, ए, बी एंड सी, और तीनों का एक टेस्ट लिया गया और फिर आपसे पूछा गया कि भाई बताइए विच सेक्शन इज द बेटर परफॉर्मर या बेस्ट परफॉर्मर। तो आपके पास क्या है, आप जाकर के तीनों क्लास का डेटा कलेक्ट करेंगे, मार्क्स का डेटा कलेक्ट करेंगे और उनका निकाल देंगे अरिथमेटिक मीन। सबसे पहला काम तो ये होगा, इसलिए तो मैंने कहा कि इट इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट। और लेट सपोज तीनों का जो एवरेज आया, इसका 50 मार्क्स, इसका 65 मार्क्स और इसका 78% मार्क्स का एवरेज आया, तो आप इसके बाद कंक्लूड कर सकते हैं दैट सेक्शन सी इज द बेस्ट परफॉर्मर, ये सबसे बेस्ट परफॉर्मर। ये आपने कंक्लूड कर दिया, मींस आपका जो पर्पस था वो पर्पस यहां पर आके सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट अल्टीमेटली कहलाता है, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हमको चाहिए वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट में नहीं मिलते।
या बंदे को फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट मींस मीन निकालने के बाद वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जिसके लिए वो काम कर रहा था, या हो सकता है कि फॉर एडिशनल कैलकुलेशंस या कुछ एडिशनल प्रिकॉशंस के लिए वो पूरी तरह से फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट के ऊपर रिलाय नहीं कर सकता, तो फिर वो मूव करता है टुवर्ड्स सेकंड ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट, एंड सेकंड ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट इज व्हाट, नथिंग बट द डिस्पर्शन। ठीक है, ये डिस्पर्शन होता है। डिस्पर्शन, आपने सेंट्रल टेंडेंसी से रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकाल ली, ठीक है, अब उसके बाद आप सेकंड ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट में देखेंगे कि डेटा अपनी सेंट्रल वैल्यू से कितना ज्यादा स्कैटर्ड है, कितना फैला हुआ है बेसिकली। ठीक, अच्छा, थर्ड ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट स्क्यूनेस होता है, बट अभी मैं स्क्यूनेस के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, जब ये टॉपिक आएगा तभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे, फिर ये ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट एक बार डिस्कशन कर लेंगे। एनीवे, तो डिस्पर्शन मींस कितना फैला हुआ। एक में आपने सेंट्रल टेंडेंसी देखी, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम क्या निकालते हैं, वी यूज टू कैलकुलेट व्हाट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज, हम इसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और जो क्या होती है, आइदर मीन और मीडियन और मोड। ठीक है, जो एवरेजेस होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। और डिस्पर्शन के अंदर हम ये देखते हैं कि जो डेटा है, जितना भी डेटा आपका है, जो भी आपके पास वेरिएबल्स हैं, नंबर्स हैं, जो डेटा है, वो अपनी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज से कितने ज्यादा स्कैटर्ड है, कितने ज्यादा फैले हुए हैं, ये देखा जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि यहां पर विच सेक्शन इज द बेस्ट परफॉर्मर, तो आपने कहा कि सर सेक्शन सी इज द बेस्ट परफॉर्मर क्योंकि इसके मार्क्स सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, बाय चांस मान ले भाई, मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है नॉर्मली। तो अगर आपने इनका मान लो इसके अंदर मीन निकाला, इसके अंदर 5 स्टूडेंट्स है, इसमें भी 5 स्टूडेंट्स और इसमें भी 5 स्टूडेंट्स है, जस्ट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन में ये 5 स्टूडेंट ले रहा हूं। आपने इसका मीन कैलकुलेट किया तो इसका भी 50 मार्क्स आया, इसका भी 50 मार्क्स आया और इसका भी 50 मार्क्स आ गया कोइंसिडेंटली। मैंने क्या कहा, प्रैक्टिकली होता नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। अब आपने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट यहां किया था, तो यहां तो आपका सही से क्या आ गया आपके पास, आप कंक्लूसिव आप कंक्लूड कर गए। लेकिन कभी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए बाय चांस, अब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो बेसिकली हम आप कंक्लूड कर ही नहीं सकते, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट पर रिलाई नहीं कर सकते। तो अब क्या करें भाई, विच सेक्शन इज द बेटर परफॉर्मर, ये देखना सेक्शन कौन सा बेटर परफॉर्मर है, बंदा बेटर परफॉर्मर नहीं। तो अब आपके पास सिर्फ एक ही चारा रह जाता है, आप बोलेंगे कि सर आप हमें सारे सेक्शंस के जो स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल मार्क्स स्कोर्ड हैं वो बताइए। ठीक है, इंडिविजुअल किस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स स्कोर किए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 5 स्टूडेंट इसमें, 5 स्टूडेंट इसमें, 5 स्टूडेंट इसमें। सेक्शन ए के अंदर जो 5 स्टूडेंट है उन सब ने एग्जैक्टली 50 मार्क्स स्कोर किए हैं। वैसे प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं। ठीक, फाइन, 50 मार्क्स स्कोर किए। ठीक, उसके बाद सेक्शन बी के अंदर जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर किए वो 10 हुआ, मान लो 90, 80, 20 और 50 मार्क्स एक्चुअली स्कोर किए। फाइन, और सेक्शन सी के अंदर इसमें किए गए 48, 52, 49, 51 और 50 मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, चलिए जी, अब जब आप इन तीनों सेक्शन का एवरेज निकालेंगे, मैंने आपको इंडिविजुअल मार्क्स दिए, तो इसका टोटल भी कितना होगा 250, 5 से डिवाइड करेंगे तो 50, इसका टोटल भी 250 होगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो 50, इसका भी 250 होगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो 50। मींस हमारे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट से हम कंक्लूड नहीं कर पाए। तो अब आपने बोला कि सर कंक्लूजन नहीं हो पा रहा था, तो हम आपसे क्या करें, हमने इंडिविजुअल मार्क्स मांगे। अब आप सोचिए कि भाई इसमें कौन सा सेक्शन बेस्ट परफॉर्मर है। ठीक है, अगर हम देखें तो सबसे बेस्ट परफॉर्मर तो ये वाला सेक्शन है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है कि 5 स्टूडेंट बैठे कोइंसिडेंटली सब एक जैसे मार्क्स ले आए। ठीक है, तो अभी चलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं कि चलो ये एक सेक्शन है ही नहीं। वैसे तो देखा जाए तो बेस्ट परफॉर्मर इन द सेंस के अपनी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को, जैसे मैं अगर यहाँ पे वैल्यूज फिर से लिखता हूं, तो आप इन वैल्यूज को, जो आपका इंडिविजुअल डेटा है, उसको अपनी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मींस अरिथमेटिक मीन, जो आपका एवरेज है, उस एवरेज से आप इसका कंपैरिजन करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी क्लास का डेटा अपनी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को आइडियली रिप्रेजेंट करता है। वैसे रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू डेटा को रिप्रेजेंट करती है, बट यहां पर डेटा जो है वो आइडियली किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब कौन से सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू उस स्पेसिफिक वेरिएबल को आइडियली रिप्रेजेंट करता है। तो ये कर रहा है देखा जाए तो, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको हटा दें। मान लें हमारे पास 2 सेक्शन है, चले अब देखें इसके अंदर कौन सा डेटा ज्यादा
कंसिस्टेंट है, जिसमें वेरिएशन कम है, डिस्पर्शन कम है। तो आप देखें, अगर हम सेक्शन बी और सेक्शन सी की बात करें, तो सेक्शन बी में अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेक्शन बी इज बेटर। यहां पर एक दो जो टॉपर है पूरे स्कूल के, वो दोनों इस क्लास के अंदर है। एक स्टूडेंट जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने वाला है 90 मार्क्स का, वो बंदा बेसिकली इसके अंदर है, और सेकंड मोस्ट टॉपर भी इसी सेक्शन में। तो 90 और 80 मार्क्स लाने वाले, ठीक है। लेकिन जहां दो बेस्ट परफॉर्मर्स है, दो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर्स भी इसके अंदर है, 10 और 20 मार्क्स लाने वाले जो फेल हो चुके हैं। मतलब आप जब इस क्लास से सेकंड नेक्स्ट क्लास के अंदर जाएंगे, टेस्ट का रिजल्ट आएगा, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर सिर्फ 3 स्टूडेंट जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, इस हाईएस्ट ने और इन लोवेस्ट ने मिला करके उसका एवरेज 50 ला दिया, ठीक है। और सारे के सारे उस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के अंदर छुप गए। और हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि हमारे जो सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल अरिथमेटिक मीन है, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि किसी अच्छे वेरिएबल की अच्छाई छुप जाती है, बुरे वेरिएबल की बुराई छुप जाएगी। मींस वो टॉपर भी बेचारे 50% के एवरेज मार्क्स में आ गए, और जो फेलियर्स थे वो भी 50% के एवरेज मार्क्स में आकर अपने आप को सेव कर गए। चलो जी, ये भी हुआ, फाइन। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां, अच्छा फिर इधर आए, हम पहले इसकी बात करते हैं। तो देखिए, इसमें जो वेरिएशन है, यहां पर अगर वेरिएशन में देखूं तो हाईएस्ट मार्क्स 90 है, लोवेस्ट मार्क्स 10 है। इसमें टोटल 80 मार्क्स का वेरिएशन है। मींस हमने यूं दाना फेंका तो बहुत ज्यादा जगह में फैल रहा है। जबकि इसके अंदर हाईएस्ट मार्क्स देखें तो 52 और लोवेस्ट मार्क्स देखें तो 48, मींस ले देकर वेरिएशन 4 मार्क्स का आ रहा है। इसका मीनिंग ये हो, और देखिए सबके मार्क्स जो हैं ये इस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के आसपास ही हैं। अगर मैं बाय चांस इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू की लाइन बनाऊं तो उसमें एक तो इसी पे आ रहा है और कुछ बहुत ज्यादा, और बाकी के सारे बहुत दूर दूर जा रहा है। इसमें 10 हो गया, 90 हुआ, 20 हुआ, 80 हुआ, मींस फैलाव बहुत ज्यादा है। और जबकि इसके अंदर अगर मैं लाइन बनाऊंगा और अगर ये 50 है तो एक इसमें आया, और एक फिर इधर है 48, फिर इधर 49, इधर देखा जाए 52, 51, तो वेरिएशन बहुत कम है। मींस इसमें डेटा में कंसिस्टेंसी हाई है, कंसिस्टेंसी इज वेरी हाई, और इसमें कंसिस्टेंसी जो है कंपैरेटिवली लो है। और जब कंसिस्टेंसी कम होती है तो ऑटोमेटिकली वेरिएशन बढ़ता है। इसमें वेरिएशन हाई है तो इसमें कंसिस्टेंसी हाई है, तो इसमें वेरिएशन लो है। ये आप बहुत अच्छे से समझ लें इसके अंदर। और देखिए, जिसमें ज्यादा कंसिस्टेंसी उसमें कम वेरिएशन, जिसमें कम कंसिस्टेंसी उसमें हाई वेरिएशन। और ये जो वेरिएशन होता है, इसी वेरिएशन का कैलकुलेशन जो हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। उसी को हम डिस्पर्शन बोलते हैं कि डेटा कितना डिस्पर्स है। क्योंकि कभी कभी किसी कैलकुलेशन के अंदर सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि एवरेज क्या मिल रहा है, उसके साथ साथ में ये भी देखा जाता है कि इसमें रिस्क, इसमें डिस्पर्शन एक्चुअली क्या है। और आज के हिसाब से जो स्टूडेंट जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, आप देखें जो आपका शेयर मार्केट होता है, ठीक है, जो शेयर मार्केट के जो रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं, पोर्टफोलियो के रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं, पोर्टफोलियो बनता है, म्यूचुअल फंड बनता है, तो वहां पर जो एवरेज रिटर्न है, वो एवरेज रिटर्न तो अपने आप में अच्छा, अपने आप में कैलकुलेट किया ही जाता है, साथ में उसका वेरिएशन, जिसको टेक्निकली हम शेयर मार्केट की लैंग्वेज में रिस्क होता है, उसको भी मेजर किया जाता है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि भाई स्टॉक एक्स है और स्टॉक वाई है, इस स्टॉक एक्स का जो रिटर्न है ये 15% का रिटर्न है, और स्टॉक वाई का रिटर्न 18% का रिटर्न है। तो अगर आपको मैंने सिर्फ इतना डेटा दिया तो आप बोलेंगे सर स्टॉक वाई इज बेटर, और मैं इंडिविजुअली स्टॉक वाई के अंदर क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन साथ में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, स्पेक्युलेटर्स होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं, वो साथ में रिस्क भी देखते हैं। रिस्क का मीनिंग होता है अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। इसमें बोला गया अप्स एंड डाउन्स जो है वो 2% का है, और इसमें अप्स एंड डाउन्स 8% का है। मींस 15% का रिटर्न दे रहा है, लेकिन इसमें वेरिएशन सिर्फ 2% का, मींस अप एंड डाउन सिर्फ 2% का, 2% ऊपर जाएगा, 2% नीचे आएगा। मींस इसमें रिस्क कंपैरेटिवली कम है, भले रिटर्न कम है लेकिन रिस्क भी कम है। और यहां इसमें रिटर्न ज्यादा है लेकिन रिस्क भी कंपैरेटिवली ज्यादा है। चढ़ा तो 8% चढ़ जाएगा, गिरा तो 8% नीचे गिर जाएगा। ये प्रॉब्लम एक्चुअली होती है। तो आज के सिनारियो में जो हम स्टॉक मार्केट के अंदर जो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो वहां टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इस डिस्पर्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके आगे एक कोरिलेशन वाला चैप्टर आएगा, उसका भी वहां पर बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो कहने का मीनिंग ये होता है कि डिस्पर्शन का मीनिंग होता है वेरिएशन, कितना फैलाव है,
जितना ज्यादा हाई वेरिएशन होगा उतना ज्यादा रिस्क एलिमेंट होता है, मींस डेटा में कंसिस्टेंसी कंपैरेटिवली कम होती है। और मैंने शेयर मार्केट में बोल ही दिया कि वेरिएशन को वर्ड रिस्क के फॉर्म में यूज करते हो। रिस्क मतलब हाई रिस्क अगर ज्यादा है मींस उसके अंदर होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं रिस्क ले लेता हूं, मैं ज्यादा रिटर्न की तरफ जाऊंगा, तो भाई इसकी तरफ जा। होता है डेब्ट और इक्विटी, डेब्ट जो होते हैं वो लो रिटर्न देने वाले लेकिन लो रिस्क होता है, इक्विटीज जो होते हैं वो हाई रिटर्न देने वाले होते हैं लेकिन रिस्क भी कंपैरेटिवली हायर होता है। तो आई होप अब आपको डिस्पर्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि डिस्पर्शन का मीनिंग होता है वेरिएशन, और वेरिएशन बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल स्टडी का ही पार्ट है। ठीक है, चलिए जी, ये तो हुआ। अब सर इसमें वेरिएशन को कैलकुलेट करने की डिफरेंट मेथड्स होती हैं। ठीक है, एक होती है, अच्छा इसको अगर हम मेथड्स की अगर हम बात करें तो मेथड्स को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट मेथड जो होती है ये क्या होती है हमारी एब्सोल्यूट मेजरमेंट या एब्सोल्यूट मेथड्स होती है, और दूसरे होंगे हमारे रिलेटिव मेजरमेंट्स। ठीक है, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब जैसे एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होगा मैं आपको बोलता हूं कि ए और बी। ठीक है, अब ए ने 1 लाख रुपए डाल करके एक बिजनेस स्टार्ट किया, बी ने 1 लाख रुपए डाल करके बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, या मैं इसको 1 लाख नहीं लिखता था कि आपको, बी ने 50,000 रुपीज डाल करके बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, 1 साल बाद इसको पूरा है जो मान ले 70,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ और इसको मान लीजिए 40,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। फाइन, एब्सोल्यूट टर्म में जो ए है, एब्सोल्यूट मतलब नेट उसी का, एब्सोल्यूट टर्म में तो इसका ज्यादा रिटर्न है 70,000 रुपए के सेंस में एब्सोल्यूट टर्म, और इसका कम है 30,000 रुपए इससे ज्यादा कमा रहा है। लेकिन रिलेटिव सेंस के अंदर ये ज्यादा अच्छा कमा रहा है क्योंकि इसने 50 पर 40 कमाए, 1 लाख पर 70, ये 70% का रिटर्न ला रहा है और ये 80% का रिटर्न ला रहा है। तो मेजरमेंट एब्सोल्यूट अकेला, किसी और से कोई कंपैरिजन नहीं, और रिलेटिव मतलब जब आप किसी दो वैल्यूज को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, रिलेशनशिप जब देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव मेजर। तो डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने के कुछ एब्सोल्यूट मेजर्स हैं जब उनका किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं होता, बस वैल्यू कैलकुलेट करके छोड़ दी। जैसे मीन अपने आप में एक एब्सोल्यूट मेजर है, मीडियन अपने आप में एक एब्सोल्यूट मेजर है। ठीक है, हम क्या करते हैं, दो अलग अलग क्लासेस, अभी मैंने आपको बताया ना एग्जांपल दिया, 3 अलग अलग क्लासेस के 3 अलग अलग मीन दिए, किसी की एक दूसरे से कोई रिलेटिविटी नहीं देखी हमने, तो ये एब्सोल्यूट मेजर्स होते हैं। अब देखिए एब्सोल्यूट, देखिए आप एब्सोल्यूट मेजर्स याद कर लें तो आपके पास रिलेटिव मेथड्स भी आ जाएंगे क्योंकि वही सारी की सारी है। सबसे फर्स्ट मेथड होती है इसमें रेंज। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, और सबसे इम्प्रैक्टिकल सी बहुत इजी मेथड होती है रेंज। मींस आपका डेटा कितनी रेंज में फैला हुआ है वो होता है हमारा रेंज। और रेंज जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि भाई एक क्लास के अंदर 10, 20, 80, 90 और 50 मार्क्स है, एवरेज निकाला 50 आ गया, लेकिन हमने देखा कि भाई डेटा बहुत ज्यादा फैला हुआ है, हाईएस्ट मार्क्स 90 है, लोवेस्ट मार्क्स 10 है, मतलब 80 मार्क्स की रेंज है इसमें, दैट इज कॉल्ड एज रेंज। और रेंज का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट आइटम माइनस वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट आइटम, दोनों का गैप देख लें। ठीक है, इसी में रिलेटिव मेजर होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मींस आप उसी के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, मैंने क्या कहा रिलेटिव मेजर होगा, तो दोनों का डिफरेंस और दोनों के एडिशन का जब हम रिलेशनशिप देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। जब हम आगे के लेक्चर के अंदर इस पे डिस्कशन करेंगे, राइट नाउ अभी हम सिर्फ इसकी डिफरेंट मेथड्स पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया एक एब्सोल्यूट। सेकंड इसमें होती है हमारी क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय क्यूडी। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, जिस सीक्वेंस में मैं इसको लिखता जा रहा हूं उसी सीक्वेंस में मेथड चलती है। एक्चुअली सबसे जो इम्प्रैक्टिकल मेथड होती है, जो बहुत बेसिक सी मेथड होती है, इजी टू अंडरस्टैंड है, वो रेंज है, लेकिन इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। उन ड्रॉबैक्स को कवर करा इसकी नेक्स्ट मेथड, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन, क्यूडी, क्वार्टाइल्स आप पढ़ चुके, Q1, Q3, 25% पार्टीशन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्वार्टाइल। तो ये बोला गया इसमें कि रेंज में हाईएस्ट और लीस्ट अगर हमने दे दिया तो बोला गया कभी कभी हाईएस्ट और लीस्ट जो है, जो रेंज है, ये मिसलीडिंग से रिजल्ट्स आपको देती है, क्योंकि हमेशा हो सकता है भाई डेटा इस तरह हो कभी कि भाई 50, 48, 47, 49, 56, 55, 47, 48, 45, 43, 44, 95 एंड 2। अब आप देखें मेजॉरिटी जो डेटा है वो 50 के आसपास घूम रहा है, और बेचारे दो डेटा जो थे वो एक बहुत हाई हो गया और एक बहुत लो हो गया, तो आपने रेंज में उठा करके इन दो वेरिएबल्स पे 93 की रेंज दे दी, जबकि एक्चुअल रेंज नहीं है। ठीक है, ये तो दो ही डेटा है, मेजॉरिटी डेटा अब भी उसी के आसपास घूम रहा है।
तो ये बोला गया कि भाई मेजॉरिटी डेटा जो होते हैं वो सेंट्रल वैल्यू के आसपास ही घूमते हैं, मींस बिटवीन 25% वैल्यू टू 75% वैल्यू इसी के आसपास घूमते हैं। तो बोले आप जो रेंज है वो भी क्वार्टाइल की रेंज निकालो, ये हो गया हमारा Q1, ये हो गया हमारा Q3, तो इसकी जो डिफरेंस है वो निकाल लो, तो वो आ जाएगा हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, मतलब बिटवीन 25 टू 75%। इसी को रिलेटिव मेजर क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ QD। ठीक है, उनका एडिशन और उनका सब्ट्रैक्शन का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ QD। ठीक है, फाइन, ये हो गया। अब इसके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक रहे, तो हमारी थर्ड मेथड आई, दैट इज व्हाट, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को MT से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा से, ये डेल्टा की साइन ऐसा लगती है। मीन डेविएशन के अंदर ये बोला गया कि भाई, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि तीन सेक्शन है 5-5 स्टूडेंट्स के, और तीनों का मीन सेम आ गया, तो आपने बोला सर हमें इंडिविजुअल डेटा दो। तो आप बोलेंगे कि सर अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि जो हमारा ये जो डिस्पर्शन है ये क्या करता है, इंडिविजुअल मेजर करता है, इंडिविजुअल डेटा अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से कितना स्कैटर हो रहा है, कितना ज्यादा दूर जा रहा है। तो आपने कहां किया इसमें, यहाँ तो आपने हाईएस्ट वैल्यू ले ली, लोवेस्ट वैल्यू ले ली, यहाँ 25% वैल्यू ले ली, 75% वैल्यू, एक एक डेटा को कहां आपने कंपेयर किया, तो वो कंपैरिजन होता है मीन डेविएशन में। यहाँ पर एक एक डेटा लिया जाता है, एवरी इंडिविजुअल वेरिएबल, तो वो मीन डेविएशन के थ्रू होता है। मीन इसका जो ड्रॉबैक था इससे कवर हुआ, इसका ड्रॉबैक इससे कवर हुआ, और इसका रिलेटिव मेजर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब जब हम मीन डेविएशन पढ़ेंगे उस टाइम में इसको और ज्यादा इन डिटेल समझेंगे। हमारी फोर्थ मेथड है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल, स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंटेड बाय SD और सिग्मा। सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसी मेथड है जो कार्ल पियर्सन ने दी थी, और ये मीन बेस्ड मेथड होती है, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड है। मैंने अभी आपको बताया ना शेयर मार्केट का जो एग्जांपल लिया था, वहां पर डिस्पर्शन की कौन सी मेथड यूज होगी, तो वो यूज होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड है, और उसने इन तीनों के जो ड्रॉबैक्स थे उसको ओवरकम किया। एनीवे जब ये आएगा तब हम उसको उसी टाइम पे समझेंगे। और इसका रिलेटिव मेजर होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, फाइन। और इसकी फिफ्थ मेथड होती है लॉरेंस कर्व। ठीक है, और ये लॉरेंस कर्व जो होती है दैट इज व्हाट, डायग्रामेटिकल मेथड। मींस इसमें हम कोई मेथड एक्चुअली अप्लाई नहीं होती, एक नॉर्मल डायग्रामेटिकल मेथड है, और इसमें हम डायग्राम के थ्रू ये देखते हैं कि कितना अल्टीमेटली वेरिएशन, इसका कोई रिलेटिव मेजर नहीं होता। अच्छा, इसमें एक और होता है वेरिएशन। ठीक है, एक मेथड हम जिसको वेरिएशन बोलते हैं, एक्चुअली वो स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर ही बेस्ड होती है, और इसका रिलेटिव मेजर होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा, फिर उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन में आगे मेथड होती है नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और एक कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जैसे आपने अरिथमेटिक मीन में पढ़ा था, एक नॉर्मल अरिथमेटिक मीन था और एक कंबाइंड अरिथमेटिक मीन अल्टीमेटली था। ठीक, फाइन। तो ये हमारी टोटल 5 मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन होती है। तो हमने इस लेक्चर में ओवरऑल डिस्पर्शन के कंसेप्ट पे डिस्कशन किया कि डिस्पर्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, और डिस्पर्शन कहां-कहां पर हम उसको यूज करते हैं, कितने ऑर्डर्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं, प्लस कितनी डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिस्पर्शन होती है। आगे के लेक्चर्स में हम वन बाय वन डिफरेंट मेथड्स को डिफरेंट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, और आई होप आपको अब ये कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टिल कोई क्वेरी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, और एक बार फिर से अपील है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।